19 मार्च 1998 इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन सिर्फ 13 महीने बाद ही इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया, जिसमें सिर्फ एक वोट से ये हारे और इनकी सरकार गिरा दी गई। बरसात का मौसम तो नहीं है, लेकिन बेमौसम की बरसात हुई। लोकसभा में भी विश्वास प्रस्ताव का कोई मौसम नहीं था, लेकिन हमने कहा कि हम चुनौती का सामना करेंगे। आप हमें गिराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अब हमें देखना है कि आप गिराने के बाद सरकार बनाने के लिए इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन इस पॉलिटिकल ड्रामे के बीच इंडिया के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। साल था 1999, जब कुछ टेररिस्ट और पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आए थे। इंडिया के डिफेंस फोर्सेस ने बहुत बहादुरी से इनका सामना किया। देखते ही देखते इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसे आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह साफ कर दिया था कि इस लड़ाई में इंडिया की ही जीत होगी। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान की इस हरकत से वाजपेयी जी काफी नाखुश थे, क्योंकि इससे 3 महीने पहले ही वाजपेयी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इस वॉर के दौरान वाजपेयी जी ने एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सपोर्टर्स, यूएस और उसके एलाइज ने भी अपना सपोर्ट इंडिया की तरफ कर लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाता है और इनका पॉलिटिकल करियर भी कमाल की कहानियों से भरा पड़ा है। कैसे 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर बने, कैसे कारगिल वॉर में इन्होंने इंडिया को जीत का रास्ता दिखाया, क्यों इंदिरा गांधी ने इन्हें जेल में डाला और कैसे इन्होंने दिखाया कि बीजेपी भी इंडिया को लीड कर सकती है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। 1957 में वाजपेयी जी को पहली बार लोकसभा इलेक्शंस में जीत मिली थी। लोकसभा में इनकी स्पीच से पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे काफी इंप्रेस भी हुए थे। इनके बारे में नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, ही इज अ यंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हु इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी, बट आई सी इन हिम अ ग्रेट फ्यूचर। इन इलेक्शंस के वक्त वाजपेयी जी बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ के मेंबर थे। ये आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग था, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था। जैसे जैसे वाजपेयी जी का इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट में बढ़ा, इन्हें इनकी पोएम्स और स्पीचेस के लिए जाना जाने लगा। अपने पॉलिटिकल करियर में 10 बार लोकसभा में इलेक्ट हुए थे और 2 बार राज्यसभा में। भारतीय जनसंघ से होने के बावजूद भी वाजपेयी जी के मन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत इज्जत थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। 1977 तक भी भारतीय जनसंघ पार्लियामेंट में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई थी। वाजपेयी जी के लिए तब तक का सबसे अच्छा साल 1967 का था, जब इनकी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शंस में 249 सीट्स में से 35 सीट्स जीती थी और इसके एक साल बाद वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। अभी तक कांग्रेस ही इंडियन पॉलिटिक्स में राज कर रही थी, लेकिन फिर 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी ने इस खेल को पूरी तरह से बदल दिया। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इमरजेंसी की बात करने से पहले अगर वाजपेयी जी के बचपन की बात करें तो ये दिसंबर 25, 1924 के दिन ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। ग्वालियर से ही इन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करी। विक्टोरिया कॉलेज से बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपनी एमए भी पूरी करी। वाजपेयी जी सिर्फ 16 साल के थे जब इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वाजपेयी जी को 24 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इन्होंने बार बार ये भी कहा था कि इन्होंने कभी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। अब वापस आते हैं इंदिरा गांधी की तरफ। 25 जून 1975 इस दिन इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था। इस इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन पार्टीज के बहुत सारे लीडर्स को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था, जिसमें वाजपेयी जी भी शामिल थे। इन्हें बेंगलोर की जेल में डाला गया था, लेकिन इनकी हेल्थ खराब होने के बाद इन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। लगभग 19 महीने इन्हें अरेस्ट करके रखा था, जिसके दौरान इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी, माई पोएट्री इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, नॉट एन एक्सोडियम टू डिफीट, इट इज नॉट द डिफीटेड सोल्जर्स ड्रम बीट ऑफ डिस्पेयर, but the fighting warriors will to win. It is not the dispirited voice of dejection, but the stirring shout of victory. 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद इलेक्शंस कराए गए। वाजपेयी जी की पार्टी बीजेएस ने जनता कोलिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी इंडिया को लीड करने जा रही थी। मैं पूछा करता था अगर रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई तो क्या होगा, और श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई और हमने अपना प्रधानमंत्री आज निर्वाचित कर लिया।
जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वाजपेयी जी को इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि जनता पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गया और इसकी वजह से लोकसभा में इनकी पावर भी कम होने लगी। अल्टीमेटली जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। इनके रेजिग्नेशन के बाद वाजपेयी जी ने भी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। लेकिन अपने टेन्योर में इन्होंने एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन अचीव किया था। यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच देने वाले ये पहले इंडियन बने थे। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। मोरारजी देसाई के रेजिग्नेशन के बाद जनता पार्टी भी डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन इसके बाद उस पार्टी का जन्म हुआ जिसे आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। जनता पार्टी में जो बीजेएस के मेंबर्स थे उन्होंने आरएसएस के कलीग्स के साथ मिलकर 1980 में एक नई पार्टी बनाई जिसे नाम मिला भारतीय जनता पार्टी और वाजपेयी जी इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। आज इंडिया में भले ही बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन शुरुआत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1996 में जाकर ही बीजेपी पार्लियामेंट में एक प्रोमिनेंट पार्टी बन पाई, यानी कि इन्हें ऐसा करने में लगभग 16 साल लग गए। बीजेपी के बारे में बात करने से पहले एक बार 1980 में वापस आते हैं। जिस साल बीजेपी को एस्टेब्लिश किया गया उस साल फिर से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। 1984 के इलेक्शंस में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 415 सीट्स जीती थी, जबकि बीजेपी के हाथ सिर्फ 2 सीट्स ही लगी। ये इलेक्शंस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के कुछ टाइम बाद ही हुए थे, जिसकी वजह से सिंपैथी भी एक फैक्टर बना कांग्रेस की जीत में। बीजेपी की हार के बावजूद ये वाजपेयी जी के अंडर इंडियन पॉलिटिक्स में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनती जा रही थी और फिर वो साल आया जब बीजेपी इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी बनी और वाजपेयी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। अपनी जिंदगी में वाजपेयी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिसमें पहला था 1996 में। लेकिन पावर में रहने के लिए इन्हें बाकी पार्टी से मेजॉरिटी सपोर्ट मिला ही नहीं, जिसकी वजह से वाजपेयी जी को सिर्फ 13 दिन बाद ही रिजाइन करना पड़ा। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसके 2 साल बाद बीजेपी ने बाकी पार्टीज के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाई जिसे नाम मिला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एक बार फिर से बीजेपी लीडिंग पार्टी बनी और फिर से वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इस बार 13 महीने बाद इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिर्फ 1 वोट से ये हार गए जब बीजेपी की कोलिशन पार्टनर AIADMK ने वाजपेयी जी को सपोर्ट करना बंद कर दिया। एनडीए को 269 वोट मिले थे जबकि ऑपोजिशन को 270। इस पॉलिटिकल टेंशन के बीच मई 1999 में एक खबर सामने आती है कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स कश्मीर में घुस आए हैं। इसके रिस्पांस में इंडियन आर्मी भी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर लगभग 3 महीने चली थी। ये वॉर वाजपेयी जी के रेजिग्नेशन के 2 हफ्ते बाद शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी इनके पास केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का रोल था जब तक कि अगले इलेक्शंस ना हो जाएं। जब इंडियन आर्मी बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर रही थी तब वाजपेयी जी ने भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। इन्होंने इंडियन आर्मी को सख्त मना कर दिया कि वो LOC को क्रॉस नहीं करेंगे। इस फैसले से इन्होंने फॉरेन कंट्रीज को भरोसा दिलाया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान ने शुरू किया था और इंडिया सिर्फ खुद को डिफेंड करेगा और पाकिस्तान की टेरिटरीज को इन्वेड नहीं करेगा। इस वजह से यूएस इंडिया के और भी करीब आ गया। यूएस ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए और इन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलना भी बंद हो गया। इस वॉर में 500 से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बहादुरी और वाजपेयी जी के इन फैसलों की वजह से इंडिया ने इस वॉर को जीत ही लिया। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अक्टूबर 1999 में वाजपेयी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार इन्होंने 5 साल का टेन्योर भी पूरा किया और ऐसा करने वाले ये पहले नॉन कांग्रेस PM बने। इन 5 सालों में इन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए थे जिसकी वजह से इन्हें इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट PM माना जाता है। लेकिन इन रिफॉर्म्स के बीच हमें एक खौफनाक पॉलिटिकल डिजास्टर भी देखने को मिला। 2002 के गोधरा राइट्स। फरवरी 2002 में इन दंगों की शुरुआत हुई जब गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी गई। इसके बाद जो दंगे हुए उनमें लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और इसमें 800 के करीब मुस्लिम्स थे। इस समय हमारे PM नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और इस वायलेंस को ना रोक पाने की वजह से इन पर कई आरोप भी लगे थे। अब अगर आपको मोदी जी की लाइफ को डिटेल में जानना है तो मैं आपको ये बुक रेकमेंड करूंगा, जिसको खरीदने का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, इस इंसिडेंट पर नरेंद्र मोदी के लिए वाजपेयी जी के पास एक एडवाइस थी। मेरा एक ही संदेश है कि वो
राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। वाजपेयी जी को अपने टेन्योर में बहुत सी दिक्कतें देखने को मिली थी, लेकिन इनके अंडर इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी देखी। जैसे कि 2001 में इन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को शुरू किया था। ये इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट था, जिसने इंडिया की 4 मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट किया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी किया और सर्व शिक्षा अभियान को भी शुरू किया। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को भी पुश किया। 5 सालों में इन्होंने 32 गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया। इनके रिफॉर्म्स ने एफडीआईज, जॉब्स, आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को बढ़ावा दिया। इंडिया की जीडीपी भी उस वक्त रिकॉर्ड लेवल हाई 6 से 7% की थी, जिससे हमारे देश की नेशनल इमेज भी इंप्रूव हुई। इन सब के बाद भी 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और 2005 में इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर से भी रिटायरमेंट ले ली। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा।